क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई शानदार खोज करने का सपना देखा है? फिर चाहे वो कैंसर का इलाज करना हो या दुनिया से भूख मिटाने का रास्ता खोजना हो। हम सभी दुनिया पर पॉजिटिव प्रभाव डालना चाहते हैं ना। लेकिन दुख की बात यह है कि इस लिस्ट में जो इन्वेंटर्स हैं उनकी अजीब और अद्भुत रचनाएं एक वक्त पर बहुत ही बुरे तरीके से उनके खिलाफ हो गईं। तो ऊंची ऊंचाई से लेकर सबसे निचले स्तर तक आइए कुछ ऐसे इन्वेंटर्स पर नजर डालते हैं जो अपने ही आविष्कारों के कारण मारे गए। इसके पंख बनाओ। अब आप ये सोचने में मूर्ख लगेंगे कि ये इन्वेंटर सबसे ज्यादा बुक स्मार्ट लोग नहीं है। यहाँ तक कि उनमें से कुछ अपने समय के जीनियस लोग रहे थे। अब अबू नज्र अल जवाहरी को ले लीजिए। वो एक शानदार फारसी स्कॉलर थे जिनका जन्म कजाकिस्तान में कुछ 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ। उन्होंने एक लेक्सिकोग्राफर के रूप में काम किया है और एक छोटी सी किताब लिखी है। मुझे नहीं पता कि आपने इसके बारे में सुना है, लेकिन उसका नाम शब्दकोश है। पर वो शब्दकोश नहीं जिसका इस्तेमाल आप या मैं कर सकते हैं, क्योंकि अरबी में लिखी गई थी। फिर भी हमारे चालाक दोस्त अल जवाहिरी ने अपनी यात्रा करने के दिन मिडिल ईस्ट में बिता दिए, जिसके बाद वे निशापुर में बस गए जहां आज के दिन ईरान है। लेकिन यही वो मोड़ है जहां उनकी जिंदगी के लिए चीजें खराब हो गई। बता दूं, कुछ स्कॉलर्स के अनुसार बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद अल जवाहिरी को पक्षी होने के बारे में गंभीर मानसिक भ्रम होने लगा। क्या बकवास है यार। 11वीं शताब्दी के पहले दशक में अल जवाहरी निशापुर मस्जिद की छत पर 2 लकड़ी के पंखों के साथ चढ़ गया, जिस पर उसने महीनों मेहनत की। अल जवाहरी का मानना था कि तैयार किए गए इन विशेष पंखों के साथ वो उड़ने की अपनी कल्पना को साकार कर सकता है। हालांकि ये योजना के अनुरूप नहीं हुआ। मस्जिद की छत से छलांग लगाने और बेतहाशा फड़फड़ाने के बाद ये बर्ड बॉय तेजी से जमीन पर गिरा और बेचारा आदमी, मुझे लगता है कि उसने अभी तक अपने शब्दकोश के लिए डम्ब शब्द बिल्कुल नहीं सोचा था। कयामत का गुब्बारा। एक इन्वेंटर होने के नाते आपको कई असफलताओं से निपटने के लिए तैयार रहना होता होगा, तब जाकर आप कुछ हासिल करने की आशा रख सकते हैं। हालांकि कभी कभी वो असफलताएं बहुत ही शानदार हो सकती हैं। अब फ्रेंच एविएशन इंजीनियर जीन फ्रांकोइस पिलात्रे डी रोजियर को ही ले लीजिए। उसने इतिहास में अपना नाम इंसान द्वारा बनाए गए पहले हवा के गुब्बारे की उड़ान के लिए नवंबर 1783 में दर्ज किया। लेकिन उसका जीवन 2 साल बाद और ज्यादा मुश्किल हो गया जब उसने एक इंग्लिश चैनल के लिए यात्रा की। बता दूं, जिस गुब्बारे का इस्तेमाल उन्होंने अपनी पहली उड़ान में किया था उसमें इंग्लैंड से फ्रांस तक की उड़ान भरने की शक्ति नहीं थी। इसलिए डी रोजियर ने खुद का गुब्बारा बनाया जो गर्म हवा और हाइड्रोजन गैस दोनों से चलता था, जिससे उसे थोड़ा एक्स्ट्रा जोर मिल सके जैसे उसकी जरूरत थी। हालांकि अपने खास गुब्बारे को जमीन से उठाने के कई प्रयासों के बावजूद डी रोजियर बोलोग ने सुरमेर से लॉन्च होने में सक्षम नहीं थे और 15 जून 1785 में जब उन्होंने अपने साथी पियरे रोमन के साथ प्रयास किया तो एक सफल उड़ान के बाद सब ठीक चल रहा था। लेकिन तभी अचानक हवा के बदलाव ने उन्हें अपने शुरुआती पॉइंट से लगभग 3 मील पीछे ढकेल दिया। क्या बीमर है यार। तो फिर ये नियंत्रण पाने और सही दिशा में जाने के बाद डी रोजियर उनके साथी रोमन ने आसमान का लुत्फ लिया लगभग 7 मील तक, जिसके बाद वो गुब्बारा वाइमरॉक्स के फ्लेम में आकर फट गया। हाँ, अब मैं सही तो नहीं कह सकता, लेकिन ये डबल फ्यूल डिजाइन शायद ही रोजियर का पतन हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल होता है। इसलिए हो सकता है कि हाइड्रोजन कंटेनर ने लाइट पकड़ ली हो जिससे पूरा गुब्बारा जलकर राख हो गया हो, जिसके साथ ही डी रोजियर और उनके साथी जमीन पर लगभग 1500 फीट की ऊंचाई से गिर पड़े और जीवित नहीं रह पाए। महिमा की चमक में बाहर जाने के बारे में बात करें। तुम कहीं भी हो, यहाँ से दूर हो। अगर आपने साल 2023 चट्टान के नीचे नहीं बताया होगा तो आपने लापता टाइटैनिक पनडुब्बी की गाथा के बारे में जरूर सुना होगा। चलिए मैं आपको क्विक रिकैप देता हूँ। अमेरिकी बिजनेसमैन और गहरे समुद्र में खोज करने वाली कंपनी ओशन गेट के को फाउंडर और सीईओ टॉक्टन रश ने टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए छोटी पनडुब्बी जहाज डिजाइन किया। प्रसिद्ध रूप से स्वस्थ और सुरक्षा विरोधी रश ने रिकॉर्ड में कहा कि एक पॉइंट पर सुरक्षा बस शुद्ध बर्बादी है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो कुछ मत करो। और भाई, क्या ये बातें सच हैं? क्योंकि जब वो दूसरे लोगों के साथ सबमर्सिबल पर 18 जून को सवार थे तभी उनके वेसल का संपर्क सरफेस के जहाज एमवी पोलर प्रिंस से टूट गया, जिसके बाद खोज और बचाव अभियान कई दिनों तक फ्रांसीसी और अमेरिकी कनाडाई सरकारों द्वारा चलाया गया और ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समाचार कहानी बन गई। खोज के बाद 22 जून को इनके वेसल का एक टुकड़ा पाया गया जो 1500 फीट ओजी टाइटैनिक से दूर था। ओशन गेट ने एक बयान जारी करके कहा कि उनका मानना है कि रश और दूसरे यात्री दुखद रूप से खो गए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? खैर, मलबा इंटरनल दबाव के लक्षण के अनुरूप था, क्योंकि सबमरीन का इंटरनल भाग बाहरी दबाव को स्टेबल नहीं कर सका। इसलिए विस्फोट होने के बजाय ये कार के टायर के नीचे आने वाले कंटेनर की तरह अपने आप में धंस गया। बहुत ही बुरा है। देखिए, रश स्वास्थ्य और सुरक्षा को जितना चाहे बर्बाद कर सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब ये उसकी अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाल रहा हो। जब दूसरे लोग अपनी भलाई के लिए आप पर भरोसा कर रहे हो तो बेहतर होगा कि आप उसका पालन करें।
क्या आप जानते हैं कि कौन हमेशा आपके अच्छे इरादों की तलाश में रहता है? मैं। इसलिए आपको लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना चाहिए और मैं आपको ये अद्भुत वीडियो पेश कराता रहूंगा। मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे पता है कि आपको पसंद आएगा। ठीक है, चलिए काम पर वापस आते हैं। एफिल पर आंखें भर आईं। मैं समझ गया आप अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी स्टाइलिश विकल्प हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होते। खैर, ऑस्ट्रो हंगेरियन दर्जी फ्रांज रिचल्ट के लिए हर दिन समारोह का महत्व है। वो विमान चालकों के लिए एक ऐसा सूट डेवलप करने पर समझो अड़ गया था जो इमरजेंसी में पैराशूट में बदल सके और उन्हें सुरक्षित रूप से वापस जमीन पर ला सके। और भाई, क्या ये चीज स्टाइलिश है? रिचल्ट ने अपने इस स्वैग सूट पर कुछ सफल टेस्ट किए, जिस दौरान उसने डमी को पेरिस में अपनी 5वीं मंजिल की बालकनी से फेंका था। हालांकि अगर ये वाकई चाहता कि ये चीज आगे बढ़े तो उसे अपने आविष्कार का परीक्षण करने के लिए बहुत ऊंचे मंच की जरूरत थी। कई महीनों तक पेरिस की पुलिस को संपर्क करने के बाद पूछा गया कि क्या वो एफिल टावर से इसका परीक्षण कर सकता है, और 1912 में वो सहमत हो गया। लेकिन परीक्षण के दिन रिचल्ट ने निर्णय लिया कि जिस डमी से वो सूट का परीक्षण कर रहा था उसका इस्तेमाल करने के बजाय वो परीक्षण को और भी बड़ी डमी के साथ करेगा, मतलब वो खुद। हालांकि पुलिस के साथ समझौते में नहीं था, लेकिन रिचल्ट फिर भी आगे बढ़ गया। बता दूं कि कूदने के बाद उनका पैराशूट नहीं खुल सका और वो जमीन पर लगभग 200 फीट की ऊंचाई से गिरकर घातक चोट का शिकार हो गया। बाप रे। अब रिचल्ट मुख्य समाचार बन गया और उसका नाम सभी गलत कारणों से पूरे फ्रांस देश में गूंज रहा था। लेकिन भैया, ये उस तरह की विरासत बिल्कुल नहीं है जिसका कोई सपना देखता है। आप कुछ जीतेंगे, कुछ खोएंगे। सोशल मीडिया आजकल हसलर को पसंद करता है, यानी कोई ऐसा जिसने तख्ता पलट करके खुद को जमीन से ऊपर उठाया। और ये उनकी गहरी नजर रखने वालों में एक हेनरी विंसले था। वो 17वीं सदी के एक अंग्रेजी चित्रकार, इंजीनियर, व्यापारी थे जिन्होंने अपनी पेंटिंग से कमाए गए पैसे को 5 मर्चेंट जहाजों में निवेश किया। दुख की बात है कि उसका समय बुरा हो गया और उनमें से 2 जहाज इंग्लैंड के प्लायमाउथ के पास एडिस्टोन रॉक्स पर बुरी तरह बर्बाद हो गए। विंसले इस बात से नाराज थे कि इस खतरनाक पानी में चलने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा था। तो बैठे बैठे विलाप करने के बजाय उन्होंने पहल करने का फैसला किया और पहला एडिस्टोन लाइट हाउस बनाने का निर्णय लिया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दूसरे व्यापारियों के साथ भी वही न हो जो उनके साथ हुआ था। इस बड़े ऑक्टोगोनल टावर का निर्माण साल 1696 में शुरू हुआ और 1698 में पूरा हो गया। विंसले को अपनी उपलब्धि पर बहुत ही गर्व था, कुछ लोग कह सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा ही गर्व था। और साल 1703 के महान तूफान के दौरान कठोर मौसम और विशाल लहरें ब्रिटिश तटरेखा के साथ टकरा गईं। इसलिए विंसले कुछ क्विक मरम्मत करने के लिए अपने लाइट हाउस में पहुंचे और इसे एपिमेंट से किसी भी हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत माना। लेकिन बता दूं कि सुबह होने पर यहाँ कोई लाइट हाउस और कोई विंसले नहीं था। विंसले के निधन के बाद से एडिस्टोन लाइट हाउस को कई बार बनाया गया और वो कई बार ढह भी गया, लेकिन चौथी बार इसकी मरम्मत करने के बाद ये वर्तमान में साल 1881 से मजबूत खड़ा हुआ है। इतने सालों के बाद ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जीत का फॉर्मूला हासिल कर लिया है। थंडरडोम से परे। मैं चाहता हूँ कि बड़े होकर मेरा एक अच्छा नाम हो। मैंने थोड़ी देर तक स्नेक वेनम पैंथर स्ट्राइक के पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। इसलिए जब मैंने मैड माइक हगीज के बारे में सुना तो मुझे थोड़ी उत्सुकता हुई कि ये नाम आया कैसे। बता दूं कि मैड माइक ने अपने दिन एक लिमोजिन ड्राइवर के रूप में बिताए, लेकिन वे एक फ्लैट अर्थ षड्यंत्र सिद्धांतकार और साहसी रूप में प्रकाशित हुआ। हाँ, उसे इसलिए मैड माइक कहा जाता है क्योंकि वो सचमुच पागल था। माइक अंतरिक्ष में कई रॉकेट यात्राएं करना चाहता था ताकि वो इसे फ्लैट डिस्क के रूप में चित्रित कर सके, लेकिन पैसे के बिना उसने पूरे ऑपरेशन के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा लिया। कुल मिलाकर उन्होंने $7,875 जुटाए, जो एक सुरक्षित रॉकेट बनाने के लिए पर्याप्त पैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन एक सफल टेस्ट फ्लाइट 24 मार्च 2018 को होने के बाद माइक बिल्कुल सुरक्षित तरीके से लैंडिंग करने में सफल रहे, वो भी 350 मील प्रति घंटे की गति और 1800 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के साथ। इस बात ने मुझे खुश कर दिया। हालांकि सिर्फ एक उड़ान से संतुष्ट न होकर माइक ने एक और लॉन्च फरवरी 2020 में करने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार योजना के अनुसार नहीं हुआ। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने कहा कि उन्होंने उड़ान भरने से पहले रॉकेट को लॉन्च उपकरण से फंसते हुए देखा। तो फिर एक बार हवा में उड़ने के बाद लैंडिंग पैराशूट को क्राफ्ट से अलग कर दिया गया और अब सुरक्षित उतरने का कोई भी रास्ता नहीं होने के कारण मैड माइक की फ्यूरियस फ्लाइट जमीन पर सुलगते हुए मलबे में समाप्त हो गई। यहाँ सबसे बुरी बात तो यह है कि ये सब कैप्चर करने के लिए टीवी शो के लिए कैमरा क्रू मौजूद था। यार, मैं अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि इस अंतरिक्ष यात्री ने मात्र $7,000 में एक रॉकेट कैसे बनाया। मुझे आश्चर्य है कि वो खुद को इसके साथ बांध कर ज्यादा दूर तक नहीं गया, वरना वो सचमुच धमाके के साथ बाहर चला गया होता। हालांकि इस ट्रेजेडी के बावजूद भी घर में बनाया गया ये रॉकेट वाकई में इतना प्रभावशाली था कि नासा उसे नौकरी दे सकती थी। षड्यंत्रकारी, हाँ, यानी अगर नासा असली होती। नहीं, वो तो असली ही है। चुप करो।
सुपर सोरर। अगर आप सोचते हैं कि इस वीडियो में सिर्फ एस्पिरेशनल हाई फ्लायर्स हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इनमें से कुछ बदकिस्मत इन्वेंटर असल में ऊंची उड़ान भरने वाले भी थे। अब एरोनॉटिकल इनोवेटर ओटो लिलियनेथल को ही ले लीजिए। आपने शायद राइट ब्रदर्स के बारे में सुना होगा, जिन्होंने पहला मानव चलित मोटर ऑपरेटेड विमान 1903 में बनाया। बता दूं कि हमारे ऑटो योगदान के बिना शायद वो गलत ब्रदर्स होते, क्योंकि हमारे एविएटर ओटो ने एयर फ्लाइट से भी बड़े विचारों को आगे बढ़ाया। जहाज के पंख के टॉप को मोड़कर लिलियनथाल ने पंख के ऊपर कम दबाव का एक ऐसा क्षेत्र क्रिएट किया था जो नीचे के हाई प्रेशर के विपरीत था, जिसके कारण ऊपर की ओर एक फोर्स उत्पन्न होता जिसे लिफ्ट कहा जाता है, और यही उनके शानदार ग्लाइडर डिजाइन की एक सेंट्रल विशेषता बन गई। तो पहली सफल उड़ान साल 1891 में भरने के बाद वो आगे बढ़ता गया और ऐसी हजारों उड़ानें भरी। हालांकि ये सब इतना आसान भी नहीं था। लिलियनेथल के ग्लाइडर को क्राफ्ट स्टेबल रखने के लिए जितना हो सके वजन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिजाइन किया गया था, और उन्हें एक हद तक नियंत्रित भी किया जा सकता था। जब आप अपने शरीर को घुमाकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बदलते हैं, लेकिन अगर ग्लाइडर जमीन की ओर मुड़ जाता तो उस स्थिति से वापस आना वाकई में मुश्किल था। तो 9 अगस्त 1896 को सफल टेस्ट उड़ानों के बाद, जहां उन्होंने लगभग 820 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी थी, लिलियनथाल और उड़ान का मजा लेने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन दुख की बात यह कि उनकी आखिरी सफर रही। इस बार ग्लाइडर आगे की ओर बढ़ा और लिलियनथाल के संभलने की क्षमता ज्यादा तेजी से नीचे की ओर आने लगी और हवा में लगभग 50 फीट की ऊंचाई पर वो क्रैश हो गई, जो तब घातक नहीं था, लेकिन उसकी सर्वाइवल वर्टेब्रे को फ्रैक्चर करने के लिए काफी था। तो अस्पताल ले जाए जाने के बाद घातक दुर्घटना के लगभग 36 घंटे के बाद लिलियनथाल ने दम तोड़ दिया। यार क्या हीरो है ये। उनके काम और बलिदान के बिना आप शायद अपनी छुट्टियों के लिए कभी हवाई जहाज पर भी नहीं चढ़ पाते। तो अगली बार जब आप रनवे पर हों तो विमानन के गॉडफादर ओल्ड ऑटो लिलियनथाल के बारे में जरूर एक बार सोच लेना। मोटरसाइकिल पागलपन। जीवन में कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव रूप से अच्छी होती हैं, जैसे कि स्किनी जीन्स, प्लैंकिंग और अपने साथियों के साथ डांस रिवॉल्यूशन खेलना, बस इतना ही। और मोटर बाइक कूल होती हैं, और इसके लिए हमें सिल्वेस्टर एच रोपर को धन्यवाद कहना होगा। ये अमेरिकी इन्वेंटर ऑटोमोबाइल इनोवेशन में विशेषज्ञता रखता है, और ये दुनिया की नजरों में साल 1863 में स्टीम कैरेज विकसित करने के बाद आया, जो सबसे पुरानी वर्किंग ऑटोमोबाइल में से एक थी। और उन्होंने ही सबसे पहली मोटर बाइक वेलोसिपेड 1867 में बनाई थी। देखो ये हाले तो नहीं है, लेकिन मैं रोपर के बारे में शर्त लगा सकता हूँ कि अगर ये आपके हाथ में कभी आई होती तो 19वीं सदी की सभी महिलाएं अपनी आंखें आपसे मोड़ नहीं पाती। हालांकि जैसा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, हर समय इतना कूल बने रहने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। 1 जून 1896 को रोपर ने अपने बाद के वेलोसिपेड मॉडल्स में से एक को चार्ल्स रिवर बाइक ट्रैक पर चलाया, तो कुछ चक्कर 40 मील प्रति घंटे की हाई स्पीड से कुछ लगाने पड़ गए, और प्रो साइकिलिस्टों को पीछे छोड़ने के बाद रोपर की बाइक अचानक लड़खड़ा गई। आगे क्या हुआ ये थोड़ा सा अस्पष्ट है। रोपर निश्चित रूप से अपनी बाइक से गिर गया और उसके सिर पर चोट लग गई। हालांकि शव का टेस्ट करने से पता चला कि उनकी मृत्यु का कारण दिल का दौरा था। तो दुर्घटना के कारण दिल का दौरा पड़ा या दिल के दौरे के कारण दुर्घटना हुई, हम नहीं जानते, पर मुझे अभी एहसास हुआ कि कुछ और भी चीजें हैं जो दुर्घटनाग्रस्त होकर मर जाने से बहुत ही अच्छी हैं। अपनी हेलमेट पहना करो भाई। रस्सियों में उलझना। हमने सभी प्रकार के महान और प्रतिभाशाली इन्वेंटर्स को शामिल कर लिया है, लेकिन उन इन्वेंटर्स के बारे में क्या जिन्होंने फायदे से ज्यादा नुकसान किया? खैर, उनमें से एक अमेरिकी केमिकल इंजीनियर थॉमस मिडगली जूनियर थे। उन्हें ज्यादातर इस बात के लिए याद किया जाता है कि उन्होंने लेडेड गैसोलीन विकसित करने में 1921 में बहुत मदद की थी। मिडगली जूनियर ने पाया कि गैसोलीन में टेट्राएथिल लेड मिलाकर कार मैन्युफैक्चरर इंटरनल इंजन की टूट फूट को कम करने और उन्हें लंबे समय तक चलने में मदद कर सकता है। बहुत बढ़िया। लेकिन लिक्विड लेड को जलाना एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही विनाशकारी है। लेड एक भारी धातु है और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी दूसरे निकास गैसों के समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है। और आने वाले दशकों में अमेरिकी सड़कों, फुटपाथों को और दीवारों पर अच्छी मात्रा में लेड को चिपकाया गया, और जब बारिश हुई वो सारा जहरीला लेड पानी की सप्लाई में मिल गया, जिससे लाखों निर्दोष लोग जहर खा गए और आखिरकार इसका अंत 1996 में हो गया। लेकिन लेड गैस वो आविष्कार नहीं था जो मिडली जूनियर की मृत्यु का कारण बना, बल्कि उन्हें 1940 में पोलियो हो गया था। ये वो घातक बीमारी है जिससे वे पार्शियली अपंग हो गए थे, और ज्यादातर बिस्तर पर ही रहने के कारण मिडली जूनियर ने एक एलोबरेट पुली सिस्टम तैयार किया, जिससे उसे अपनी अपंग स्थिति में थोड़ी सी गतिशीलता मिल सके। हालांकि इस साल 1944 की एक सुबह वो दुर्भाग्य से रस्सियों के साथ लटके हुए पाए गए। देखिए, मैं जानता हूँ कि उनके प्रमुख आविष्कार ने उनको भारी नुकसान पहुंचाया था और मैं उसे दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन ये जानने का एक भयानक तरीका है। बेचारा आदमी के लिए स्मॉल कदम।
ऐसा क्यों है कि पुरानी फिल्मों में भविष्य के बारे में उन्होंने जो सोचा था कि आगे सिर्फ उड़ने वाली कारें और रोबोटिक वेट्रेस होंगी, भाई मुझे तो आज भी अपने तस में बांधने में संघर्ष करना पड़ता है। ये एक झाड़ी से खरगोश बनने के जैसा कुछ है ना। बता दूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने उड़ने वाली कार बनाने में महारत हासिल की थी वो हेनरी स्मोलिंस्की था। मिजाज नाम के उनके अद्भुत आविष्कार ने सेस्ना स्काई मास्टर के पिछले हिस्से और फोर्ड पिंटो के अगले हिस्से को इस चिमेरा हाइब्रिड में जोड़ दिया था। मुझे लगता है कि आप इसे कार मेरा कहेंगे, है ना। मैं अपना खुद देख लूंगा। खैर, चौंकाने वाली बात यह है कि स्मोलिंस्की का आविष्कार बस एक कबाड़ का टुकड़ा था जो हल्की हवा में टूटकर गिर गया था, क्योंकि एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान 26 अगस्त 1973 को उड़ान भरने के तुरंत बाद पायलट को बीन फील्ड में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी जब जहाज विंग स्ट्रट अलग हो गए थे। ये डिजाइन की एक बहुत ही घातक कमी लगती है ना। खैर, स्मोलिंस्की इन घटनाओं से बिल्कुल चिंतित नहीं था और उसने इसे एक बार फिर से निकालने का फैसला किया। 11 सितंबर को बिना एडजस्टमेंट के किया और हवा में उड़ने के बाद जब स्मोलिंस्की ने तेजी से दाहिनी ओर मुड़ने का प्रयास किया तो विंग स्ट्रट फिर से उखड़ गया और इस बार पूरा विमान ही बिखर गया था और स्मोलिंस्की अपने बिजनेस पार्टनर हेरोल्ड ब्लैक के साथ जमीन पर जिंदा वापस नहीं आ सके। अफसोस की बात है कि उड़ने वाली कारों के हमारे सपने उतने करीब नहीं दिखते जितने 50 साल पहले थे। व्हाट अ बमर। एक कुचलने वाला रास्ता। आजकल आप अपने फोन पर लगभग कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हाँ, पुराने समय में सब कुछ प्रिंट किया जाता था और ऐसा करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक विलियम ब्लॉक थे। वो एक अमेरिकी इन्वेंटर थे जिन्होंने रोटरी प्रेस में काफी महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट की थी, जो एक बड़े पैमाने की इंडस्ट्रियल प्रिंटिंग मशीन है। रोटरी प्रेस में ब्लॉक का योगदान एक ऐसे सिस्टम को डिजाइन करता था जो प्रेस में मटेरियल के निरंतर रोल को फीड करती थी। मतलब किसी को भी पूरे दिन वहां खड़े होकर इसे फीड नहीं करना पड़ता था। शानदार। हालांकि अप्रैल 1867 में अपनी एक नए प्रेस में कुछ एडजस्टमेंट करते समय फिलाडेल्फिया पब्लिक लेजर अखबार में ब्लॉक ने अपनी मशीन को लात मार दी और इस प्रक्रिया में उसका पैर फंस गया और कुचल गया। अरे, हालांकि अब ये दुर्घटना उसकी जान लेने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन उसके पैर में गैंग्रीन आ गया और इन्फेक्टेड हो गया और कुछ ही दिनों के बाद अपने गैमी पैर की सर्जरी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक तरीका है। मुझे इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई कि मैं अपने आईफोन पर समाचार पढ़ सकता हूँ। पुनी बोगदानोव। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा जीवन उबाऊ हो जाता है। मैं लिखता हूँ, एक वीडियो एडिट करता हूँ, वफादार प्रशंसक मेरी सराहना करते हैं, ये शांत है लेकिन मुझे ये पसंद है। लेकिन फिर मैंने अलेक्जेंडर बोगदानोव जैसे लोगों के बारे में सुना और अपनी तुलना उनसे ना करना मुश्किल हो गया। इस रशियन फिजिशियन, फिलोसोफर और साइंस फिक्शन राइटर ने बोल्शेविक की स्थापना की, जो एक क्रांतिकारी रूसी राजनीतिक दल है। क्या जिंदगी रही है यार। हालांकि बोगदानोव को ब्लड ट्रांसफ्यूजन बनाने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जहां ब्लड को एक रोगी से दूसरे रोगी में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन 1924 में बोगदानोव ने कुछ संदिग्ध एक्सपेरिमेंट शुरू किए, जैसे उन्हें इंटरनल यूथ प्राप्त करने की आशा थी या कम से कम युवा लोगों का ब्लड अपने अंदर ट्रांसफर करके नई जवानी पाने की आशा थी। हाँ, उनकी सहमति से मैं ये कह सकता हूँ और कुछ संदिग्ध रिव्यूज के अनुसार उन्हें वाकई कुछ सफलता हासिल हुई। जैसे कि उन्होंने दावा किया कि उनकी आई साइड में सुधार हुआ, उनका गंजापन रुक गया और उनके साथियों ने कहा कि वो 7 से 10 साल छोटे दिखते हैं। अब आप इसे कितना सच मानते हैं आप पर निर्भर करता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। हालांकि 1928 में इस भयानक कहानी का अंत हो गया जब बोगदानोव ने अपने एक ऐसे छात्र के साथ ब्लड एक्सचेंज करने का फैसला किया जिसके बारे में वो जानता था कि उसे मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस है। इससे उन्हें क्या हासिल करने की उम्मीद थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो छात्र पूरी तरह से ठीक हो गया। ये तो कमाल है। लेकिन दुख की बात है कि बोगदानोव को उसके ब्लड से मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस हो गया। भाग्यशाली नहीं रहा, वो 10 साल छोटे से लेकर 6 फीट गहराई में पहुंच गया। बड़ा सुनकर अफसोस हुआ मेरे भाई। रॉकेटमैन। समय की शुरुआत से ही मानव जाति ने महान खोजों का सपना देखा है और ये सपना वो है जिसे बहुत ही कम लोग साकार कर पाए, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसे महान चीनी अधिकारी वॉन हू की तरह हासिल किया है। इसके बारे में बहुत सी कन्फ्लिक्टिंग जानकारी ये है कि वो जब जीवित थे 2000 ईसा पूर्व के आसपास की कहानी है ये। कुछ का कहना है कि ये 1600 के आसपास की और कुछ का कहना है कि वो कभी रहे ही नहीं। लेकिन अगर उनकी कहानी सच है तो वॉन हू इस दुनिया के सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री होंगे। और क्या? हाँ, कैसे? खैर, इसके पीछे कहानी यह है कि वॉन ने एक ऐसी कुर्सी बनाई थी जिसमें करीबन 47 रॉकेट जोड़े थे और लिफ्ट ऑफ के दिन वो अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर अपनी सबसे अच्छी कुर्सी पर चढ़ गया और उड़ान भरने से पहले 47 नौकरों से एक रॉकेट को जलाने को बोला, जिसके बाद एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे जमीन हिल गई। धुआं छट जाने के बाद वॉन और उसकी कुर्सी दोनों गायब थे, कभी नहीं दिखाई दिए। बहुत बढ़िया। हो सकता है कि वॉन हू ने अपने रॉकेट कुर्सी पर अंतरिक्ष में प्रवेश किया हो, लेकिन हो सकता है कि वो चकनाचूर हो गया हो। आपको क्या लगता है, क्या ये वॉन काइंड के लिए एक बड़ी छलांग थी
ये सब बिना किसी कारण के धुएं में उड़ गया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। कॉनिकल तबाही। क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले जो हमेशा उन चीजों के बारे में राय रखता है जिनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता? एनोइंग है ना? खैर ठीक, इस तरह के इंसान ब्रिटिश वाटर कलर कलाकार रॉबर्ट कॉकिंग थे। अपनी कुछ हद तक सफल पेंटिंग करियर के बावजूद कॉकिंग ने हमेशा खुद को एक शौकिया वैज्ञानिक के रूप में देखा, और हाँ, वाकई में ये बहुत ही शौकिया आदमी था। हालांकि किसी भी तरह की वैज्ञानिक क्वालिफिकेशन न होने के बावजूद कॉकिंग ने अपने जीवन में पहली बार पैराशूट जंप इंग्लैंड में 1802 में देखी, और उन्हें लगा कि वो बेहतर कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने जीवन के कुछ अगले साल नए कॉनिकल आकार के पैराशूट बनाने में लगाए, जिसका सरकमफ्रेंस 107 फीट था। और एक बार जब उसका जुनूनी प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप तैयार हो गया तो उन्होंने मदद के लिए अपने 2 दोस्तों से संपर्क किया जिनके पास हॉट एयर गुब्बारे थे, जिनसे वे अपने मास्टरपीस को टेस्ट कर सकते थे। और 24 जून 1867 को 61 साल की उम्र होने के बावजूद और फिर से विज्ञान में कोई क्वालिफिकेशन नहीं होने के बाद भी कॉकिंग गुब्बारे के नीचे लटक कर हवा में उड़ गए, और करीबन 5000 फीट की ऊंचाई पर उन्होंने पैराशूट खोल दिया। लेकिन शंकु के आकार का यह पैराशूट उलझ गया, जिससे कॉकिंग जमीन की ओर गिरा। कॉकिंग का ये हल्का डिजाइन पूरी तरह से 200-300 फीट पर ही बिखर गया, और इस प्रभाव से वो बच नहीं पाए। बता दूं कि यह अहंकारी कॉकिंग अपनी कैलकुलेशन करते समय पैराशूट के वजन पर विचार करना भूल गया, इसलिए ये पैराशूट उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा भारी हो गया था। क्या बेवकूफ आदमी है। अब आपके लिए एक रिमाइंडर है कि स्मार्ट चीजें स्मार्ट लोगों को ही करने दो, आप अपने क्रेयॉन के साथ ही खेलो, ठीक है? बेहद खराब आइडिया। फिर से युवा और जीवन से भरपूर होना। अफसोस कि मेरी जवानी अब दूर की याद बनकर रह गई, लेकिन यहाँ उभरता हुआ एक युवा इन्वेंटर विलियम नेल्सन अपने दुखद भाग्य का सामना कर रहा था, जिसने उसका जीवन कम कर दिया। महज 24 साल की उम्र में नेल्सन शेनेक्टेडी, न्यूयॉर्क में जनरल इलेक्ट्रिक के लिए काम करते थे, जहां उन्हें एक उभरती हुई प्रतिभा और बड़े लक्ष्य को हासिल करने वाले के रूप में देखा जा सकता था। हालांकि 3 अक्टूबर 1903 को नेल्सन ने अपनी लेटेस्ट और पोटेंशियली ग्रेटेस्ट आविष्कार को एक नए मोड पर ले आए। ये मोटर पर चलने वाली साइकिल का प्रोटोटाइप था, जिसे चलाकर वो अपने ससुर के घर के सामने एक पहाड़ी की चोटी तक गया था। अब मुझे ठीक से तो नहीं पता कि हमारे लड़के विली के साथ क्या हुआ, लेकिन वो बाइक पर बैठा और तेज गति से पहाड़ी से नीचे आने लगा। तो क्या वो नियंत्रण खो बैठा था और पेड़ से टकरा गया, या बस गिर गया और उसका सिर फट गया? ये स्पष्ट नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि नीचे आते समय आधे रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, और जब वो पहाड़ी के नीचे पहुंचा तो बिली दुनिया से जा चुका था। ये हार्ट ब्रेकिंग है यार। जलता हुआ ब्रोंज। भाई मेरा विश्वास करो, मैंने ना अपने समय में कुछ स्वार्थी लोगों के लिए मेहनत से काम किया, और कुछ लोग वाकई में अच्छे नेता नहीं होते। और ये बात फाल्डेस द टायरेंट के लिए बिल्कुल सच है। उसने सिसिली में आक्रागास पर लगभग 570 ईसा पूर्व शासन किया, और यह आदमी अपनी अत्यधिक क्रूर सजाओं के लिए उस समय काफी प्रसिद्ध था। हालांकि मैं अपने तानाशाहों को परेशान किए बिना आपको सारी किस्म की गंभीर डिटेल्स के बारे में यूट्यूब पर तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक ऐसी सजा थी जिसे ब्रेजन बुल के नाम से जाना जाता था। लेकिन हाँ, ये उसके खिलाफ काम कर गई। बता दूं, फलारीस के समर्पित कर्मचारियों में से एक ने उनके सामने ब्रोंज से बने एक बैल के विचार का प्रस्ताव रखा, जो अंदर से खोखला था, जिसके अंदर फलारिस अपने दुश्मनों को लाद सकता था, उसके नीचे आग लगा सकता था और अपने दुश्मनों को अलविदा कह सकता था। ये भयानक लगता है, और फलारिस को ये विचार पसंद आया, लेकिन उसने इस प्रक्रिया में नाक से धुआं निकालने जैसा कुछ एक्स्ट्रा क्रूर विचार जोड़ने का फैसला किया। यह आदमी बेवकूफ है यार, क्योंकि इंसान जो करता है उसके साथ वही होता है। लेजेंड्स के अनुसार जब टेलीमेकस द्वारा अक्रोगास को 554 ईसा पूर्व में इसमें फेंका गया तो फलारिस को अपनी ही दवा का स्वाद मिल गया। टेलीमेकस ने उल्टा फलारिस को ब्रोंज बुल के अंदर डाल दिया, और यह उसका अंत था। हे भगवान, कर्मा अपना कर्ज चुकाने में एक क्रूर स्वामी हो सकता है, और ये दुष्ट शासक एक बड़ा कर्जदार था। और दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो के अंत तक आ गए हैं, पर मजा बहुत आया होगा, है ना? आपको इनमें से कौन सा आविष्कार आफत से भरा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।